बात करेंगे कि बाबा का प्रियतम धाम श्री कैंची धाम आखिर कैसे बना था। दोस्तों, वर्ष 1964 में पहली बार जब कैंची गांव में बाबा जी का आगमन हुआ तो लोगों ने सुना कि नीम करौली नाम के कोई बाबा कैंची गांव में आए हैं। तब वहां न कोई मंदिर था और न बाबा जी के रहने के लिए कोई आश्रम। रात्रि प्रवास में बाबा जी भूमियाधार या नैनीताल में स्थित हनुमानगढ़ी चले जाते थे। शुद्ध देसी घी की महक यह एहसास करा देने के लिए पर्याप्त थी कि बाबा नीम करौली महाराज जी कैंची गांव आ चुके हैं, क्योंकि उनके आते ही शुद्ध देसी घी की पूड़ियों का भंडारा शुरू हो जाता था। नीम करौली महाराज जी अक्टूबर में, कभी नवरात्रि में तथा कभी दीपावली के बाद शीतकाल में अपने वृंदावन आश्रम में चले जाते थे और मार्च अप्रैल में कैंची गांव लौट आते। वर्तमान में जहां कैंची धाम स्थित है, उसके ठीक सामने प्रेमी बाबा जी की कुटिया श्री जयदेव तिवारी जी के आवास पर हुआ करती थी। इन्हीं प्रेमी बाबा के आश्रम के ठीक सामने शिप्रा नदी के उस पार झाड़ियों के बीच कभी सोमवारी महाराज जी की गुफा बताई जाती थी। और हाँ दोस्तों, आपको ये भी बता दें, यह शिप्रा नदी के किनारे की वही लोकेशन थी जहां वर्ष 1958 में दिलीप कुमार और वैजंती माला की फिल्म मधुमती का आजा रे परदेसी गाना फिल्माया गया था। किसी स्थान विशेष का भोग का समय होता है, तब यह उक्ति सत्य साबित हो रही थी। नीम करौली बाबा जब कैंची गांव पधारे तो शिप्रा नदी के उस पार उन्होंने भक्तों से उसी गुफा पर ले जाने को कहा। नदी पार कर गुफा तक जाना आसान नहीं था, क्योंकि यह क्षेत्र चारों ओर से घनी झाड़ियों से अटा पड़ा था। उनके भक्तों में विशेष रूप से पूर्णानंद तिवारी जी ने किसी प्रकार कटीली झाड़ियां काटकर जाने का रास्ता बनाया और महाराज जी को वह गुफा दिखाई जहां कभी सोमवारी महाराज जी की गुफा बताई जाती थी। महाराज जी ने वहां पहुंचते ही यह ऐलान कर दिया कि यहाँ हनुमान जी का बहुत बड़ा मंदिर बनेगा। ऐसी जगह पर मंदिर की बात सोचना एकदम अकल्पनीय सा था। महाराज जी की कहने भर की देर थी कि उसी समय से भक्तजन बाबा जी की आज्ञा का पालन करने में जुट गए। वर्तमान में जिस स्थान में कैंची धाम का मंदिर स्थित है, वह भूमि वन विभाग के अधीन थी। इसके लिए धन कहाँ से आएगा, कैसे इस वन भूमि को अधिग्रहित किया जाएगा, यह भक्तों की जिम्मेदारी थी, महाराज जी की नहीं। जिनके घनश्याम दास बिरला जैसे उद्योगपति भक्त हों और महामहिम राज्यपाल तथा मंत्रीगण और बड़े से बड़े प्रशासनिक अधिकारी जिनके चरणों में अपना मस्तक नवाते हों, उनके लिए यह चुटकियों का काम था। देखते ही देखते तुरंत ही मंदिर का निर्माण काम शुरू हो गया। वर्तमान मंदिर के ठीक सामने जहां से आज प्रसाद वितरण किया जाता है, वहां पर एक बिना रेलिंग वाला लकड़ी का 4-5 फीट चौड़ा पुल शिप्रा नदी पर बनाया गया, जो जयदेव तिवारी जी के खेतों से होता हुआ वर्तमान गेट पर जाकर सड़क पर मिलता था। मंदिर निर्माण का कार्य बाबा जी के शिष्य हरिदास बाबा जी की देखरेख में होता रहा। हरिदास बाबा, जिनका पूरा नाम हरिदत्त कर्नाटक था, 26 मार्च 1923 को अल्मोड़ा में जन्मे थे। बाबा हरिदास जी ने आरंभिक कई वर्षों तक कैंची धाम के निर्माण कार्यों की देखरेख की। वे नित्य नैनीताल से आते थे और शाम को काम देखने के बाद नैनीताल अथवा भूमियाधार बस से ही लौट जाया करते थे। हरिदास जी हमेशा मौन धारण किए रहते थे तथा अपने सारे निर्देश और बातों को स्लेट पर लिखकर लोगों को बताते थे। लोग बताते थे कि प्रारंभ में क्रोधी स्वभाव होने के कारण बाबा नीम करौली महाराज जी ने उन्हें मौन धारण करने का आदेश दिया। इसके बाद उन्होंने आजीवन मौन का पालन किया। कब विभाग से भूमि मंदिर के लिए अधिग्रहित की गई और कब इतने दुर्गम बड़े भूखंड पर हनुमान मंदिर बना, जैसे चुटकियों में सब हो गया। अब मंदिर कमेटी की ओर से यहाँ भंडारे के लिए सब्जी उत्पादन के साथ साथ
अच्छी नस्ल की गायें भी रखी गई जिनका दूध का इस्तेमाल मंदिर में हो सके तथा इसी बहाने गौ सेवा भी साथ साथ हो सके। गायों की सेवा करने के लिए रामदास बाबा ने स्वयं को समर्पित कर दिया। दोस्तों एक बात बता दूं, ये उन रामदास की बात नहीं हो रही जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रिचर्ड से रामदास बनकर महाराज जी के शिष्य बने थे, बल्कि उन रामदास की बात हो रही है जो लोहाली के पास किसी गांव में रहते थे। उनका असली नाम मोती सिंह था। भरे पूरे परिवार व संपन्न गृहस्थ को त्याग कर उन्होंने मंदिर समिति को स्वयं को समर्पित कर दिया। महाराज जी कभी लकड़ी के पुल पर भक्तों के साथ बैठे मिलते तो कभी मंदिर परिसर में उतिस के पेड़ के नीचे शिलाखंड पर अथवा वर्तमान शिव मंदिर के बाहर कंबल ओढ़े हुए मिलते थे। जितने समय भी महाराज जी कैंची धाम में रहे, शुद्ध देसी घी की पूड़ी व आलू के गुटकों का प्रसाद दिन रात बनते रहता था। कभी सूजी व कभी खीर प्रसाद के रूप में वितरित होते रहती थी और मंगलवार को भवाली से जलेबी और बूंदी के लड्डू लेकर वहां भक्त लोग पहुंच जाते थे और प्रातः काल से प्रसाद में यही वितरित होता था। शुरू के वर्षों में जहाँ पर गुफा थी वहीं पर भंडारे की भट्टी लगती थी तथा भंडारे का समस्त भोजन बनता था। ब्रह्मचारी बाबा इसमें मुख्य भूमिका निभाते थे। गांव के सारे लोग पूड़ी बेलने के साथ साथ लोई बनाने व प्रसाद बनाने का सहयोग करते थे। तब बाजार के पत्तलों के बजाय जंगल में उपलब्ध चौड़े पत्तों पर प्रसाद वितरण किया जाता था। जो भी श्रद्धालु यहाँ आता था वह भरपेट वहीं पर प्रसाद उसको खिलाया जाता था और साथ में घर के लिए भी प्रसाद दिया जाता था। लेकिन दोस्तों ऐसा कभी नहीं हुआ कि प्रसाद का वितरण रुका हो, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। सामग्री ट्रकों से आती थी, कौन भेज रहा है पता नहीं, कैसे आ रही है पता नहीं, सब बाबा जी की कृपा ही थी। इसी तरह मंदिर निर्माण की सामग्री में जब ईंटें आती थी तो मानव श्रृंखला बनाकर बच्चे, बूढ़े, जवान सब शामिल होकर चंद मिनटों में सामग्री मंदिर परिसर में पहुंच जाती थी। विनोद जोशी जी जो महाराज जी के उन भक्तों में से थे जो एमएससी करने के बाद महाराज जी के शरणागत क्या हुए, सदैव वहीं के होकर रह गए। अगर जोशी जी चाहते तो अच्छा खासा अपना करियर बना लेते, लेकिन उन्हें महाराज जी की भक्ति में जो आनंद आया वह शायद अन्यत्र कहीं नहीं आया। आज कैंची धाम मंदिर समिति का पूरा प्रबंधन श्री विनोद जोशी जी के सुयोग्य निर्देशन में संचालित होता है। महाराज जी प्रेम से भक्तों के नाम अपनी ओर से रख देते थे, जैसे सिद्धि माँ, जीवंती माँ तथा मौनी माँ। सिद्धि माँ धाम की वरिष्ठतम माँ थी तथा यह भी माना जाता है कि महाराज जी ने समाधि लेने से पूर्व उनमें ही अपनी सारी सिद्धियां समाहित कर देती थी। सिद्धि माँ का तो यह दृढ़ मत था कि देह त्याग के बाद भी महाराज जी इसी आश्रम में विद्यमान रहते हैं। उन्होंने इसे महसूस किया है। वर्ष 2018 में सिद्धि माँ के समाधि स्थित होने पर उनकी स्मृति में सिद्धि माँ का मंदिर भी इसी परिसर में स्थापित किया गया है। तो दोस्तों कैंची धाम निर्माण से संबंधित यह जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।